देश के कई हिस्सों में पटाखों की चिंगारी जानलेवा साबित हुई, कई इमारतें आग की चपेट में आ गई। हैदराबाद के नामपल्ली में एक 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जो इमारत में बने फ्लैट में रहते थे। बताया गया कि बिल्डिंग के बेसमेंट में एक अवैध गोदाम चलाया जा रहा था, जहां केमिकल रखे थे और उनमें पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। यूपी के कानपुर में एक स्कूल के पास बनी मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों को बाहर निकाला गया। आग की चपेट में आने से करीब 10-12 दुकान जल गईं और लाखों का नुकसान हुआ। मुंबई के दहीसर इलाके में एक इमारत की 9वीं मंजिल पर आग लग गई। इमारत से आग की तेज लपटें उठती दिखाई दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूपी के कानपुर में एक मकान की छत पर रखे कबाड़ में आग लग गई। आग लगने के वक्त मकान में कई लोग भी मौजूद थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि आग पटाखों की चिंगारी की वजह से लगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। एक दिन पहले टनल का एक हिस्सा टूटने की वजह से उसके अंदर करीब 40 मजदूर फंस गए, जिन्हें सुरक्षित टनल से बाहर निकालने के लिए दूसरे दिन भी युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चलाया गया। मौके पर मौजूद कई बुलडोजर और ड्रिल मशीनों की मदद ली गई, ताकि जल्द से जल्द अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर है। हादसे के करीब 30 घंटे बाद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों के साथ टनल के अंदर गए और वहां हालात का जायजा लिया। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, रेलवे के अन्य जो काम करने वाली टीमें हैं, अन्य जो एजेंसियां हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं, वो सारे इस काम को संपन्न कराने के लिए, लोगों को सकुशल बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। टनल में ये हादसा उस वक्त हुआ जब नाइट शिफ्ट के मजदूर बाहर निकल रहे थे और सुबह की शिफ्ट के मजदूर अंदर जा रहे थे। और तभी वहां निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा टूट गया और वहां काम कर रहे करीब 40 मजदूर उसके भीतर फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत कई दूसरी एजेंसियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गईं। हालांकि टनल के अंदर बार बार गिर रहे मलबे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऊपर से मलबा भी गिर रहा है, ये समस्या थोड़ा मैं पैदा कर रहा है। मलबा थोड़ा सा गीला सा है, हैवी होकर नीचे धंस रहा है। इस बीच टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों से संपर्क होने के बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली और मजदूरों के पास ऑक्सीजन और खाना पहुंचाने का इंतजाम किया गया। वैसे सभी लोग सुरक्षित हैं, हमारी उनसे बात हो गई है। हमने इनको ड्राई राशन के पैकेट्स भी भिजवाए हैं। वहीं टनल के बाहर एम्बुलेंस समेत डॉक्टरों की टीम भी तैनात कर दी गई, ताकि जरूरत पड़ने पर मजदूरों तक मदद पहुंचाई जा सके। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे पर उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का बयान, नरम चट्टान के चलते ये टनल ढही। बड़ी खबर इस समय की, आपदा प्रबंधन सचिव का बयान अब सामने आया है। नरम चट्टान के चलते ये टनल ढही है, मतलब गिरी है। पहली जिम्मेदारी लोगों को बचाना है। 1 से 2 दिन के अंदर ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा। टनल के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन है। फंसे मजदूरों से बात हो रही है। 2 तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, 3 तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं, जेसीबी से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा देहरादून से ऑगर मशीन चली है, जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन, बोर करके उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। तो ये जैसा बताया गया 24 घंटे वो लगेगा पाइप डालने में, बोर करके पाइप डालने में। तो कल रात तक या परसों सुबह तक हम उम्मीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आ जाएंगे। इजरायली सेना उत्तरी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा अस्पताल को चारों तरफ से घेर चुकी है। इजरायल का कहना है कि हमास ने इसके अंदर अपना सैनिक अड्डा बनाया हुआ है। हालांकि हमास और अस्पताल प्रशासन ने आरोपों से इनकार किया है। इजरायली सेना अल शिफा समेत उत्तरी गाजा के कई अस्पतालों पर लगातार रेड कर रही है। इसकी वजह से गाजा के 2 सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा और अल कुद्स अस्पताल बंद हो गए हैं। दोनों अस्पतालों ने नए मरीजों को लेना बंद कर दिया है। ईंधन खत्म होने की वजह से अल शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर्स बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से नवजात शिशुओं को इंक्यूबेटर से हटाकर बेड पर रखा गया है। उत्तरी गाजा के इंडोनेशिया अस्पताल में बिजली ठप होने की वजह से मोबाइल टॉर्च की रोशनी में सर्जरी और टांके लगाए जा रहे हैं।
वहीं इजराइल का दावा है कि उसने अल शिफा अस्पताल के बाहर 300 लीटर तेल रखा है ताकि जनरेटर चल सके। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल के चारों तरफ इजरायली सेना के जवान फैले हैं। जैसे ही अस्पताल में कोई मूवमेंट नजर आती है वो फायरिंग करने लगते हैं। वहीं हमास ने इजराइल का तेल लेने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। सुनक ने गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन को पद से हटा दिया है। 43 साल की सुएला भारतीय मूल की हैं। सुएला ने हाल ही में कई विवादित बयान दिए थे जो ब्रिटेन की मिडिल ईस्ट पॉलिसी के खिलाफ थे। सुएला ने ब्रिटेन की पुलिस के खिलाफ भी बयान दिए थे। सुएला ने ब्रिटेन में फिलिस्तीन और इजराइल के समर्थकों के बीच हुई हिंसा को रोकने में नाकाम होने का पूरा ठीकरा पुलिस पर फोड़ दिया था, जबकि कानून व्यवस्था संभालना उनके ही जिम्मे था। सुएला की ही पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ आवाजें उठ रही थी। सुएला की जगह अब जेम्स क्लेवर्ली को ब्रिटेन का गृह मंत्री बनाया गया है। क्लेवर्ली अब तक विदेश मंत्रालय संभाल रहे थे। उनकी जगह अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन को बनाया गया है। इजराइल जंग शुरू होने के बाद से फ्रांस में यहूदियों के खिलाफ हिंसा के अब तक 1000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। फ्रांस में बढ़ती यहूदी विरोधी घटनाओं के विरोध में सीनेट और संसद के निचले सदन के नेताओं ने मार्च किया। पेरिस में हुए इस विरोध मार्च में 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सुरक्षा के लिहाज से इस दौरान मार्च के रास्ते पर 3000 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। इजराइल हमास के तेज होते हमलों के बीच विदेशी नागरिक और दोहरी नागरिकता रखने वाले लोग गाजा से बाहर निकलने के लिए रफा बॉर्डर पहुंचे। युद्ध शुरू होने के बाद बीते शुक्रवार तीसरी बार रफा बॉर्डर बंद कर दिया गया था, जिससे रविवार को मदद के लिए फिर खोला गया। इजराइल की भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में 15 नवंबर को खेला जाएगा। लेकिन इस मैदान का रिकॉर्ड टीम इंडिया को डरा सकता है, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम पर भारत ने आज तक एक भी सेमीफाइनल मुकाबला नहीं जीता है। भारत को पहली बार 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में वानखेड़े स्टेडियम में उतरना पड़ा, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 35 रनों से हराकर भारत के फाइनल में पहुंचने के सपने को तोड़ दिया था। इसके बाद नेहरू कप का सेमीफाइनल वानखेड़े के मैदान पर ही हुआ। 1979 में हुए इस सेमीफाइनल मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 8 विकेट से मात दी। इसके बाद साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला भी वानखेड़े स्टेडियम में ही हुआ और इस मुकाबले में भी वेस्टइंडीज ने भारत को 7 विकेट से मात दी। लेकिन भारत को वानखेड़े के मैदान पर एक बड़ी कामयाबी 2011 में मिली थी। उस वक्त भारत ने श्रीलंका को हराकर 23 साल बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब एक बार फिर अपने नाम किया था। इस बार लगातार 9 मैचों में जीत दर्ज करने वाली भारतीय टीम वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर बदला लेने के इरादे से उतरेगी।